जबरदस्त जिंदाबाद पोर्शन जिसका नाम हमने लिया है फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन को ही हिंदी में बोल के चलते हैं निषेचन। इस फर्टिलाइजेशन को ही हिंदी में बोल के चलते हैं निषेचन, निषेचन। यस, जल्दी बता दो मेरे लाडलो, जल्दी से बता दो मेरे लाडलो, जल्दी से बता दो मेरे लाडलो। जल्दी बताओ भाई। यस सर, तो आ जाओ भैया। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ये हेडिंग जिसका नाम हमने बोला है निषेचन। हम आपसे बात कर रहे हैं हेडिंग के बारे में जो अपने पास है निषेचन। सवाल सीधा है, एकदम सटीक है। सवाल में कोई भी पूछेगा निषेचन का मतलब क्या है और ये निषेचन कहां पर होता है। याद करो, हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगुणित शुक्राणु तथा अगुणित अंडाणु के मिलने से द्विगुणित जाइगोट युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, निषेचन। तो हमने बोला कि अगुणित शुक्राणु तथा अगुणित अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज जाइगोट बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि सर निषेचन में हुआ क्या, तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना मेरे लाडले कि निषेचन में क्या हुआ। अब मान लीजिए ये अपने पास जो है, ये अपने पास शुक्राणु है। यहां पे ये जो है, ये अपने पास जो है, ये मेरे पास है अंडाणु। ये मेरे पास क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु भी कैसा है, एन। पीले वाला मेरे पास क्या है, हमने बोला ये मेरे पास है, ये मेरे पास है अंडाणु, और ये अंडाणु जो है ये भी कैसा है, एन। अब हमने बोला शुक्राणु और अंडाणु का संलयन जो होता है उसके संलयन से क्या होता है, निषेचन। तो ये हमारे पास अंडाणु, ये अपने पास शुक्राणु, दोनों का हुआ संलयन, मतलब ये प्रक्रिया क्या हुई, निषेचन। और जब निषेचन हुआ तो निषेचन के फलस्वरूप निर्माण हुआ किसका, युग्मनज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो जाइगोट का। जाइगोट का याद रखना, ये जो जाइगोट जो अपने पास बना है ये 2n है, डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, और ये एक कोशिकीय है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो जाइगोट बनता है वो क्या है, वो जाइगोट जो बनता है वो होता है एक कोशिकीय। तो कान खोल के सुन लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट एक कोशिकीय होता है, जाइगोट एक कोशिकीय होता है। तो जब भी बोले कि अगुणित अंडाणु और अगुणित शुक्राणु के संलयन से, निषेचन से जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, वो एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय, तो याद रखना वो केवल और केवल एक कोशिकीय होता है, केवल और केवल एक कोशिकीय होता है। इतनी सी बात को नोट कीजिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं, इतनी सी बात नोट कीजिए। यस, नोट किए। अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाइएगा।
पूछेगा सर एक बात आप हमें बताओ कि ये जो निषेचन हुआ, ये निषेचन हुआ कैसे, इसमें क्या कहानी है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना और फिर थोड़े से ध्यान से, थोड़े से इत्मीनान से देखना, थोड़े से इत्मीनान से देखना इस निषेचन की प्रक्रिया क्या थी। बेटे यहां पर आप देखोगे तो ये अपने पास अंडाशय है। हमने बोला ये वाला जो पार्ट अपने पास है, ये वाला पार्ट अपने पास, इस पार्ट को अपन ने बोल दिया ये पार्ट है योनि पार्ट। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये गर्भाशय का सर्विक्स भाग है। ये गर्भाशय का सर्विक्स भाग है। ये अपने पास गर्भाशय गुहा है। ये अपने पास गर्भाशय गुहा है और ये फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब का ये जो पहला भाग है इसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का ये पीले वाला जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस पीले वाले भाग को अपन बोल के चलते एम्पुला। इसका ये जो नीले वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस नीले वाले भाग को अपन बोलते हैं स्थैमस। ये बात हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से आपने देखा। अब कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना हुआ क्या प्रक्रिया हुई। हमने बोला निषेचन जब हुआ तो निषेचन से पहले क्या काम हुआ, उसके लिए आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है। पोर्शन को बड़े इत्मीनान से देखने की जरूरत है। हुआ क्या, हमने बोला सबसे पहले नर व मादा संभोग करते हैं और जब संभोग करते हैं तो नर जो था वो शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में मुक्त करता है। नर जो है वो शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में मुक्त करता है। बोला यस सर, मादा जनन मार्ग में मुक्त करता है। तो हमने बोला ये शुक्राणु थे जो नर ने मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित कर दिए। अब याद करो, नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करना, इसे क्या बोलते हैं। मैं ये बात बता चुका हूं, दो बार बता चुका हूं, जल्दी से बताइए। यस बेटा, डायग्राम बनाना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। यस, क्योंकि आगे जब मैं स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल पोर्शन लिखूंगा तो कई सारी चीजें इस डायग्राम से ही निकल के आएगी। यस बताइए। इंसेमिनेशन बोलते हैं, वीर्यसेचन बोलते हैं। बेहतरीन, शाबाश मेरे लाडलो। तो हमने बोला कि नर जो था उस नर ने ये क्या काम कर दिया, हमने बोल दिया ये मेरे पास नर के शुक्राणु है और ये शुक्राणु यहां कैसे पहुंचे। आप कहोगे सर इंसेमिनेशन से पहुंचे, जिसको बोलते वीर्यसेचन। बोला यस। अब याद रखना, शुक्राणु का आकार छोटा होता है और अंडे का आकार बहुत बड़ा होता है। अंडा अगतिशील होता है और शुक्राणु क्या होता है, गतिशील। अब ये शुक्राणु जो था ये गतिशील है। शुक्राणु कैसा है मेरे बच्चे, गतिशील है। ये शुक्राणु यहां से लगातार तेजी से गति करेंगे, इस सर्विक्स से होते हुए आगे बढ़ेंगे। ये लो, आपने कहा शुक्राणु गतिशील है। ये शुक्राणु जो थे ये गति करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुक्राणु यहां से गर्भाशय में प्रवेश करेंगे, गर्भाशय से होते हुए इधर से होते हुए कहां पहुंचेंगे, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर की तरफ जाएंगे, तैरते हुए जाएंगे। बोला साहब ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला कि अपने पास ये मेरे पास अंडाशय है और अंडाशय से हर महीने अंडा बाहर निकलता है। हमने मान लिया ये जो अपने पास है, ये मेरे पास है, ये वो अंडा है जो अंडाशय से मुक्त हुआ। दैट इज ये मेरे पास जो है ये उत्सर्जित अंडा है। ये मेरे पास क्या है, उत्सर्जित अंडा है जो अंडाशय से मुक्त हुआ। अब याद करो, अंडाशय से जो अंडा मुक्त होता है उस अंडे को इन फिम्बरी की सहायता से, इन झालर की सहायता से ग्रहण कर लिया जाता है और ग्रहण करके किसके अंदर डाल दिया जाता है। इसको झालर की सहायता से ग्रहण किया और ग्रहण करके किसके अंदर डाल दिया, आप कहोगे इसको ग्रहण करके इस फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करवा दिया।
ये लो, ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में गया। अब अंडा है, गतिशील है, अंडा अपने आप नहीं जाएगा, उसे धकेलना पड़ेगा। तो धकेलने के लिए क्या होता है, शुरू में तो फिम्बरी की सहायता से अंदर प्रवेश कराया गया, फिर जैसे हमारे आहार नाल में क्रमाकुंचन गतियां होती है जिसकी वजह से भोजन आगे बढ़ता है, उसी तरह इस फैलोपियन ट्यूब में भी क्रमाकुंचन गतियां होती है। यहां से द्रव्य पदार्थ स्रावित होते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया पाए जाते हैं। वो सीलिया क्या काम करते हैं, वो सीलिया इस अंडे को धकेलने का काम करते हैं, अंडे को धकेलने का काम करते हैं। तो यहां से देखो, ये अंडा जो था ये गति करता हुआ ये अंडा आ रहा है। ये अंडा कहां पहुंचा, ये पहुंचा भैया फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में। यहां से देखो ये स्पर्म जो था, ये शुक्राणु जो था, ये चलता हुआ आ रहा है। और वो गाना सुना होगा तुमने, आते जाते खूबसूरत आवारा गलियों में। तो आते जाते खूबसूरत आवारा गलियों में ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। तो अब मेरे को बताओ कि शुक्राणु और अंडाणु जब एक साथ एक जगह पर पहुंचेंगे, सेम टाइम सेम जगह पर पहुंचेंगे, दैट इज एक ही समय पे एम्पुला में पहुंचेंगे, तभी तो वो एक दूसरे से मिल पाएंगे। अगर उनका समय अलग अलग होगा, स्पर्म जल्दी पहुंच गया या अंडा जल्दी यहां से निकल गया, तो फिर मिलन नहीं हो पाएगा। फिर इनको यही कहना पड़ेगा कि मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो अगर आप ये चाहते हो कि स्पर्म और अंडे दोनों एक दूसरे से मिल जाए, तो इनका सेम टाइम पे सेम जगह पे पहुंचना जरूरी है, इनका एक ही समय पर एम्पुला में पहुंचना जरूरी है। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, जल्दी बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना। पर मजा आ गया, पढ़ने में मजा आएगा भाई, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, बाकी मैं सब देख लूंगा, है ना। हंसाने का काम, कई बार जूते मारने के रुलाने का काम, वो सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम कंसंट्रेशन के साथ जैसा जैसा बताए जाऊं उसको फॉलो करते रहो, बस मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी मेरे मालिक। बोला हां सर। तो कहने का मतलब क्या था, जब भी पूछे बताओ स्पर्म और अंडे का संलयन कहां पर होता है, निषेचन कहां पर होता है, तो आप कहोगे फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में, एम्पुला भाग में। कौन से भाग में, एम्पुला भाग में। अब एक बात बताना, जब स्पर्म यहां से इधर चला तो क्या अंडे को टेलीफोन करके आया था क्या कि शाम को 7 बजे वहां मिलना उस मॉल के गेट पे, फोन करके आया था क्या? या अंडा यहां से चला हो तो इसने कह दिया हो मैं घर से निकल रही हूं, वहां पे मिलना, इतने बजे पहुंच जाना, बिल्कुल वेट मत कराना, मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगी, ऐसा बोल के आया था क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्या बोल के आया था क्या? बोलो, क्या बोल के आया था क्या? बोल के आया था क्या? आप कहोगे ना ना रे ना ना रे ना ना रे ना ना रे, ये अपनी मर्जी से चले थे, ये अपनी मर्जी से चले थे और दोनों के दोनों वहां मिल गए। ये तो इत्तेफाक की बात थी, इत्तेफाक की बात थी, खुदा की मर्जी थी कि ये मिल जाए। तो याद रखना, स्पर्म और अंडे मिल कब सकते हैं? हमने बोला मिलेंगे कब? जब वो एम्पुला वाले भाग में सेम समय पर पहुंचेंगे। और उनका मिलना तो इत्तेफाक की बात है, क्योंकि जरूरी नहीं था कि वो टकराएं, वो मिल जाए। जैसे आते जाते खूबसूरत आवारा गलियों में, वो मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। वो तो इत्तेफाक की बात है कि किसी दिन खुदा को मंजूर हुआ तो मिल गए, नहीं तो भाई साहब हम धक्के खा के आ गए। तो बिल्कुल वैसी ही बात यहां पे थी। तो अगर कोई कहे कि निषेचन कहां पर होता है, तो आपका जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में? एम्पुला में। तो हमने बोला यही तो मेरे पास है निषेचन का स्थल, यही तो मेरे पास है निषेचन का स्थल, यही तो मेरे पास है निषेचन का स्थल। तो सवाल सीधा पूछेगा आपसे कि निषेचन का स्थल बताओ, कि निषेचन का स्थल बताओ, निषेचन कहां पर होता है? तो आपका जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। जब भी कोई कहे निषेचन कहां होता है, तो सीधा जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है, एम्पुला भाग में होता है, एम्पुला भाग में होता है, एम्पुला भाग में होता है।
चले तो अपने पास कुछ पॉइंट निकल के आए। बोला सर क्या पॉइंट निकल के आए? हमने बोला कि निषेचन है वो केवल तभी संभव है जब स्पर्म और ओवा सेम समय पे, एक ही समय पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंचे, तभी संभव है। क्योंकि जब वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे तभी उनके मिलने के चांस मैक्सिमम है, तभी वो मिल सकते हैं। बोलो पहली बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो, पहली बात क्लियर है कि नहीं है? पहली बात क्लियर है कि नहीं है? पहली बात सही कर देते भाई। पहली बात क्लियर है कि नहीं है? पहली बात क्लियर है कि नहीं है? पहली बात क्लियर है कि नहीं है? यस, जल्दी बोलो। बोला हां सर। तो मैं ये लाइन लिख देता हूं, पहले आप इतनी सी बात को एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं ये लाइन लिख देता हूं, आपसे ही सवाल पूछूंगा और जब आप जवाब दोगे वो यही जो हमने चीजें सीखी वही लाइन एनसीईआरटी ने ऐसी घुमा फिरा के दी है, चक्रव्यूह बना के, वो सारी लाइन मैं आपको बता दूंगा। यस, जल्दी से नोट कर लो मेरे लाडलो और फिर मुझे बता दो, कह दो कि सर अकेले ही चले थे जिंदगी का दही जमाने के लिए, रास्ते में बूंदियां मिलती गई और जिंदगी का रायता बन गया, जिंदगी का रायता बन गया, जिंदगी का रायता बन गया। यस जिंदगी का रायता बन गया। यस, डन है। अब बड़े ध्यान से देखना। अब पहली बात तो मैंने बताई कि स्पर्म और अंडा तभी मिल सकते हैं जब ये दोनों एक ही समय पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचे, पहली बात। और इनका मिलना और नहीं मिलना वो एक संयोगवश होने वाली घटना है। मतलब निषेचन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब अगर नर व मादा ने संभोग किया तो कोई कह दे संभोग कर लिया तो इसका मतलब निषेचन होगा, आप कहोगे ना, निषेचन तो तब होगा जब स्पर्म और अंडा मिलेंगे और उनका मिलना और नहीं मिलना ये तो सब खुदा के हाथ में है, मतलब संयोगवश होने वाली घटना है। तो वो कहेंगे हर संभोग का परिणाम निषेचन है या प्रेगनेंसी है, आप कहोगे ना ना ना, वो तो इत्तेफाक है, वो तो इत्तेफाक है। प्रेगनेंसी हो भी सकती है, निषेचन हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये याद रखना कि हमने बोला निषेचन एक संयोगवश होने वाली घटना है। निषेचन कैसी घटना है? निषेचन एक संयोगवश होने वाली घटना है। तो निषेचन कब होगा? हमने बोला निषेचन तब ही संभव है जब स्पर्म तथा ओवा एक ही समय पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंचते हैं। बोला गुरुजी ठीक है। अगली बात याद रखना, मैंने बोला था कि हर एक संभोग का परिणाम निषेचन या प्रेगनेंसी नहीं होता। तो हमने बोला प्रत्येक, या मैं कहूं सभी संभोग का परिणाम निषेचन या प्रेगनेंसी नहीं होता।
सभी संभोग का परिणाम निषेचन या प्रेगनेंसी नहीं होता। अब सवाल कहोगे गुरुजी एक बात बताओ बोला क्या? आप बताओ अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, हमने कहा पहुंचा, आपने बताया अंडे से एक स्पर्म जाके फ्यूज हुआ, निषेचन किया, बोला हां, लेकिन यार फैलोपियन ट्यूब में तो कई सारे स्पर्म जा सकते हैं। मैं कहूंगा यस बेटा, एग्जैक्टली में फैलोपियन ट्यूब में कई सारे स्पर्म जा सकते हैं, लेकिन कितने भी स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए, अंडे के साथ निषेचन केवल और केवल एक ही स्पर्म करता है। अंडे के साथ निषेचन केवल और केवल एक ही स्पर्म करता है। यस, ये बात 100% तय है, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। तो इस बात को कान खोल के सुन लो कि अगर कोई ये कहे कि फैलोपियन ट्यूब में क्या अंडे के पास एक ही स्पर्म पहुंचेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, फैलोपियन ट्यूब में तो कई सारे स्पर्म जा सकते हैं, लेकिन निषेचन जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म करेगा, एक ही स्पर्म करेगा। यस, एक ही स्पर्म करेगा। यस, और वो एक ही स्पर्म है जो अंडे के अंदर प्रवेश करेगा। तो ये लाइन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने बोला कि कई स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंचते हैं, परंतु केवल एक ही स्पर्म एग में प्रवेश कर पाता है, इसे मोनोस्पर्मी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोनोस्पर्मी कहते हैं। तो टर्म अपने पास आई मोनोस्पर्मी, कि मोनोस्पर्मी क्या है? मोनोस्पर्मी किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे जब एक ही स्पर्म अंडे में प्रवेश करता है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोस्पर्मी। तो दो टर्म आपने सुनी होगी, एक सुनी होगी मोनोस्पर्मी और दूसरी टर्म आपने सुनी होगी पॉलीस्पर्मी। दूसरी टर्म आपने सुनी होगी पॉलीस्पर्मी। सवाल था सर इस मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी में क्या अंतर है? तो हमने बोला मोनोस्पर्मी का मतलब है एक ही स्पर्म का अंडे में प्रवेश करना, क्योंकि महिला में अंडोत्सर्ग के टाइम पे सामान्यतः एक ही अंडा आता है, उसमें कई सारे अंडे नहीं आते सामान्यतः, लेकिन स्पर्म तो एक ही बार में, हमने बोला था 20 से 30 करोड़ स्पर्म को मादा जनन मार्ग में मुक्त किया जाता है। तो मोनोस्पर्मी का मतलब केवल एक स्पर्म का अंडे में प्रवेश करना, केवल एक स्पर्म का अंडे में प्रवेश करना, उसे बोलते हैं मोनोस्पर्मी। और पॉलीस्पर्मी का मतलब था एक से अधिक स्पर्म्स का अंडे में प्रवेश करना। तो जब भी बोले पॉलीस्पर्मी का मतलब एक से ज्यादा स्पर्म का अंडे में प्रवेश करना, लेकिन हम मनुष्य में क्या होती है? मानव में तो मोनोस्पर्मी होती है, केवल एक ही स्पर्म अंडे में प्रवेश कर पाता है। अब सवाल कई सारे आ गए। क्या सवाल आ गए? सवाल पहले आ गए, सर निषेचन की पहले तो क्रिया विधि बताइए कि निषेचन कैसे हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, आपने बोला, यहां पर आपने खुद ने जमा के लिख रखा है कि कई सारे स्पर्म जो थे वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में गए।
मतलब अंडे तक पहुंचे, लेकिन अंडे के अंदर प्रवेश करा वो केवल और केवल एक स्पर्म करा, एक से ज्यादा स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। तो कौन था जिसने एक से ज्यादा स्पर्म को अंडे में प्रवेश करने से रोका? किसने रोका? किसने कहा कि भैया अब ना, अब बस केवल एक ही स्पर्म अंडे में प्रवेश कर सकता है? यस, केवल एक ही स्पर्म जो था वो अंडे में प्रवेश कर सकता है। एक ही स्पर्म है वो अंडे में प्रवेश कर सकता है। एक ही स्पर्म अंडे में प्रवेश कर सकता है। यस, इतनी सी बात को जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। यस, जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। अब भैया हम स्तनधारियों में क्या हुआ? मोनोस्पर्मी, है ना। अगर एक से ज्यादा स्पर्म प्रवेश कर देता तो आप पढ़ते हो ना पॉलीप्लॉइडी हो जाता है ना। जैसे आप स्टार फिश वगैरह को देखते हो, उन स्टार फिश वगैरह में आसानी से पॉलीस्पर्मी वगैरह देखी जा सकती है। सबसे फेमस एग्जांपल है स्टार फिश पॉलीस्पर्मी का सी अर्चिन, जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर है। हां, वहां पे आप आसानी से देख सकते हो, लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। आपको फोकस यहीं पे करना है, क्योंकि हमें डिटेल में इसी के बारे में बात करनी है। यस, यस, जल्दी से नोट कीजिए बेटा। ट्विंस का कॉन्सेप्ट बताएंगे, आगे बताएंगे। अभी दिल थाम के बैठ, अभी ट्विंस नहीं हो रहे, आराम से। अभी तो केवल एक नॉर्मल लॉजिक चल रहा है, आगे बात करेंगे ट्विंस कैसे होते हैं। यस, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, सियामेज या कॉन्जॉइंट ट्विंस कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी बात आगे करेंगे बच्चे, है ना। अभी अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यस, अभी तो बता दो, क्या इतनी कहानी जो मैंने लिखी वो दिमाग में छप गई, दिल में उतर गई, मस्त मस्त दो नैनों में चमक गई? तो कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बस ये बात कह दो। यस, यस। चलो भाई, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। अब एक सवाल हमारे दिमाग में आता है, गुरुजी बोला क्या? आप पहले तो बताइए, जो अंडोत्सर्ग के बाद अंडा निकल के आया वो अंडा कैसा था? बहुत ध्यान से देखना। हमने बोला कि हम बात कर रहे हैं कि जो ओव्यूलेटेड एग था वो ओव्यूलेटेड एग कैसा था। ये लीजिए भाई साहब, हमने मान लिया कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपने पास ओव्यूलेटेड एग है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओव्यूलेटेड एग है। इस ओव्यूलेटेड एग के चारों तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही है झिल्ली, इस झिल्ली को ही हमने बोल दिया, ये झिल्ली जो आपको दिखाई दे रही है ये जोना पेलुसिडा है। और इस जोना पेलुसिडा से बाहर की तरफ ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है ये मेरे पास कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं हैं। ये मेरे पास कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं हैं। बोला साहब ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये जो दिखाई दे रही है ये मेरे पास है कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं। ये मेरे पास कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं हैं। और याद करो कोरोना रेडिएटा तो कोशिकाओं से बनी हुई परत थी, तो मैं सीधा बोल दूं कि ये मेरे पास कोरोना रेडिएटा है। बोला गुरुजी ठीक है।
आप देखो ये गुलाबी रंग की परत आपको जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसको अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ये सफेद रंग वाली जो है ये मेरे पास प्लाज्मा झिल्ली है। ये अपने पास जो है ये अपने पास है प्लाज्मा झिल्ली। येलो साहब ये अपने पास प्लाज्मा झिल्ली है। और याद करो ये मेरे पास सेकेंडरी oocyte है जिसमें मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये अंडे की प्लाज्मा झिल्ली, ये जोना पेलुसिडा वाली परत। अब पूछेगा सर इन दोनों के बीच में क्या है? तो याद रखना इन दोनों के बीच में ये पीला रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली में इसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। ये जो पीले रंग का भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। तो ये सवाल बड़ा प्यारा सा है। पूछा जाता है कि सर परिपीत की अवकाश, हिंदी के देखना एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा होगा, परिपीत की अवकाश पेरीविटेलाइन स्पेस किसे बोलते हैं? तो आप क्या कहोगे? जोना पेलुसिडा तथा अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के बीच का अवकाश है। तो हमने बोला ये जोना पेलुसिडा तथा अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के बीच का अवकाश है। के बीच का अवकाश है। तो जब भी बोले बताओ इन दोनों के बीच के अवकाश को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच के अवकाश को बोलते हैं परिपीत की अवकाश, दैट इज पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस। अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन का लेवल देखना। हमने बोला शुक्राणु जो है उस शुक्राणु को इस अंडे के अंदर घुसना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस कोरोना रेडिएटा की परत को तोड़ना पड़ेगा, फिर इस जोना पेलुसिडा वाले भाग को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो इस कोशिका झिल्ली से होता हुआ अंदर प्रवेश करेगा। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, जल्दी बोलो यस कि नो, जल्दी बोलो यस कि नो, जल्दी बोलो भैया पानी, जल्दी बोलो यस कि नो। बोलो गुरुजी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल। तो अब हुआ क्या? हमने बोला याद करो जब हमने शुक्राणु की संरचना के बारे में आप लोगों से बात करी थी तो एक पॉइंट मैंने आपकी तरफ फेंका था और वो पॉइंट ये फेंका था कि शुक्राणु के सिर में एक्रोसोम पाया जाता है जो निषेचन में सहायता करता है, निषेचन में सहायता करता है। क्या तुम्हें याद है? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें याद है? जल्दी बोलो। बोला हां सर याद है। अब सुनना, वो एक्रोसोम के जो एंजाइम आएंगे वो क्या काम करेंगे बेटा? एक्रोसोम के जो एंजाइम आएंगे वो इस जोना पेलुसिडा को तो कोरोना रेडिएटा को तो पूरी की पूरी को नष्ट कर देंगे। और इस जोना पेलुसिडा में यहां पे एक दरवाजा है, लीजिए, जोना पेलुसिडा में यहां पे एक दरवाजा है। इस दरवाजे को जैसे सीआईडी में दया तोड़ता है ना दरवाजे को, तो याद रखना उस एक्रोसोम के एंजाइम इस दरवाजे को तोड़ते हैं और तोड़ के और फिर यहां तक पहुंच सकते हैं। तो जोना पेलुसिडा में ये जो क्षेत्र है, यस, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक विशेष क्षेत्र है। इस विशेष क्षेत्र को बोलते हैं ZP3 क्षेत्र। तो जब भी बोले कि बताओ शुक्राणु जब
अंडे में प्रवेश करता है तो जोना पेलुसिडा के कौन से क्षेत्र से जुड़ करके प्रवेश करता है? जोना पेलुसिडा के कौन से क्षेत्र से जुड़ करके प्रवेश करता है? तो आपका जवाब आएगा ZP3 क्षेत्र से। यही वो क्षेत्र था जहां से स्पर्म अंदर जा सकता है, इसलिए इस ZP3 क्षेत्र को हम बोलते हैं शुक्राणुग्राही स्थल। शुक्राणुग्राही स्थल यही शुक्राणु को ग्रहण करने का काम करता है, यही शुक्राणु का रिसेप्टर है, रिसेप्टर ऑफ स्पर्म। तो हमने बोला इसे शुक्राणुग्राही, इसे शुक्राणुग्राही भी कहते हैं, इसे शुक्राणुग्राही भी कहते हैं। तो जब भी बोले इसे क्या बोलते हैं, हमने बोला इस ZP3 क्षेत्र जो है इसको शुक्राणुग्राही क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह थी, यही वो दरवाजा था जब शुक्राणु CID का दया बन के इस दरवाजे को ऐसे तोड़ेगा और तोड़ के और फिर अंदर प्रवेश करेगा। इतनी सी बात को नोट कर लो मेरे लाडलो, फिर मैं निषेचन में एक एक स्टेप के बारे में आपसे बात करता हुआ आगे बढ़ूंगा। यस इतनी सी बात को नोट कर ले। अब देखना कहानी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी कहानी। ये लीजिए, एक एक करके बात करते हैं कि पूरी घटना कैसे घटी, क्या काम हुआ। बहुत ध्यान से देखना, पीछे जो चीजें आपने पढ़ी थी वो कई सारी चीजें अब काम आने वाली है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। हमने बोला कि सबसे पहले नर जो था, उस नर में क्या हुआ? नर में हुआ वीर्य सेचन। नर जो था उस नर ने संभोग किया और संभोग के द्वारा वीर्य जो था, उस वीर्य को, शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित किया। हमने बोला वीर्य सेचन हुआ। इसमें क्या काम किया? हमने बोला स्पर्म्स को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित किया। ये लो। अब बताओ, हमने बोला जब स्पर्म मादा जनन मार्ग में चला गया, इंसेमिनेशन हो गया, तो इंसेमिनेशन के बाद क्या हुआ? याद करो, मैंने जब अधिवृषण के बारे में बात करी थी तो अधिवृषण का काम बताया था कि यह शुक्राणुओं का वियोगितार्जन करता है, डीकैपेसिटेशन कर लेता है। शुक्राणुओं से अंडे को निषेचित करने वाली जो क्षमताएं थी, जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को यह संदमित कर देता है, कह देता है कि इन शक्तियों का तू नर के शरीर में कोई भी उपयोग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या तुम्हें याद है? जल्दी बोलो, क्या तुम्हें वो डीकैपेसिटेशन वाली कहानी याद है? यस, हमने बोला डीकैपेसिटेशन वाली कहानी याद है। यस, बोला हाँ जी बिल्कुल सर याद है। तो अब क्या हुआ? वीर्य सेचन के बाद शुक्राणुओं का हुआ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स, जिसको अपन बोलते हैं शुक्राणुओं का योग्यतार्जन। जिसको अपन बोलते हैं शुक्राणुओं का योग्यतार्जन, ये काम हुआ। बोला गुरुजी, अब ये काम कहां पर हुआ
और इसमें क्या हुआ? हमने बोला शुक्राणुओं का योग्यतार्जन कहां पर हुआ और इसमें क्या हुआ? बेटा याद रखना, शुक्राणुओं का योग्यतार्जन हुआ वीर्य सेचन के बाद। जब शुक्राणु कहां पहुंच गए? मादा जनन मार्ग में। तो मादा जनन मार्ग के क्षारीय माध्यम में, जी हां, क्षारीय माध्यम में शुक्राणुओं का योग्यतार्जन होता है। तो हमने बोला ये कहां पर होता है? हमने बोला ये मादा जनन मार्ग के क्षारीय माध्यम में होता है। होता है पहली बात। इसमें होता क्या है? शुक्राणु अपने निषेचन करने की क्षमता को अर्जित करता है। शुक्राणु ने क्या काम किया? निषेचित करने की क्षमता को अर्जित किया। तो इसमें क्या काम किया? मैंने बोला शुक्राणु निषेचन क्षमता अर्जित करता है। इसमें शुक्राणु जो है वो निषेचन क्षमता को क्या करता है? अर्जित करने का काम करता है। शुक्राणु निषेचन क्षमता को अर्जित करने का काम करता है। पूछेगा सर निषेचन क्षमता अर्जित कैसे करेगा? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला जब नर के शरीर में था तो शुक्राणु की एक्रोसोमल अभिक्रिया को पूरी तरह बंद कर दिया गया था, क्योंकि बोला तेरे एक्रोसोम का क्या काम है? अंडे के आवरण को घोलना। और क्या नर के शरीर में तो कोई ऐसा था ही नहीं, हां कि ना? तो पहला काम किया गया, वो क्या काम किया गया? हमने बोला निषेचन क्षमता को सक्रिय किया गया। उसके लिए क्या हुई? एक्रोसोमल अभिक्रिया जो थी वो सक्रिय हुई। हमने बोला सबसे पहला काम हुआ एक्रोसोमल अभिक्रिया, वो हुई सक्रिय। पहला काम तो यह हुआ कि एक्रोसोमल अभिक्रिया क्या हुई? सक्रिय हुई, पहला काम। दूसरी बात, नर के शरीर में स्पर्म गति नहीं कर रहा था, अगतिशील था, जबकि मादा के शरीर में तो स्पर्म को तैरते हुए कहां तक पहुंचना है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंचना है। हमने बोला स्पर्म में गतिशीलता आई। और दूसरा काम क्या किया? गतिशीलता। दूसरा काम क्या किया? गतिशीलता वाला काम किया। ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण काम कहां पर हुए? हमने बोला ये हुए मादा जनन मार्ग में, जब शुक्राणुओं का योग्यतार्जन हुआ। जब शुक्राणुओं का योग्यतार्जन हुआ। बोला गुरुजी ठीक है। अब जब ये योग्यतार्जन हो गया तो अब क्या होगा? याद करो, इस योग्यतार्जन की वजह से क्या हुआ? हमने बोला इस योग्यतार्जन हो गया, शुक्राणुओं में निषेचन की क्षमता विकसित हो चुकी है, गतिशीलता आ चुकी है। तो अब स्पर्म जो थे वो गति करते हुए सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग की तरफ गति करते हैं। तो अब क्या काम करते हैं? मैंने बोला स्पर्म सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं तथा कहां गति करते हैं? हमने बोला फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग की तरफ गति करते हैं। तो हमने बोला स्पर्म्स गति करते हुए सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं तथा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला की तरफ जाते हैं। ये काम कौन कर रहा है? स्पर्म कर रहा है। अब बच्चे एक बात आपको याद ध्यान रखनी है, अगर कोई महिला ये चाहती है निषेचन हो, वो गर्भ धारण करे, तो याद करना मैंने बोला था कि नर के शरीर से निकलने के बाद स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रह सकता है और अंडोत्सर्ग के बाद अंडा जो था वो 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो कहने का मतलब अगर कोई कपल ये चाहता है कि उन्हें बच्चा पैदा करना है, कोई महिला गर्भ धारण करना चाहती है,
तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा संभोग करना चाहिए ओव्यूलेशन के टाइम पे। मतलब 14वें दिन महिला में ओव्यूलेशन हो रहा था, 14वें दिन महिला में ओव्यूलेशन हो रहा था, तो याद रखना 10 तारीख से लेके और 17 तारीख तक, 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक अगर बात करें तो ये वो पीरियड था जब निषेचन होने की क्षमता सबसे ज्यादा है। निषेचन होने सबसे ज्यादा है। तो महिला अगर कोई गर्भ धारण करना चाहती है तो ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले और ओव्यूलेशन से 3-4 दिन बाद तक के चांस को बढ़ाया जा सके, स्पर्म और अंडे के मिलने के चांस को बढ़ाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह कॉन्सेप्ट है, यह अगले चैप्टर में हमारे काम भी आने वाला है। यस, अगले चैप्टर में यह कॉन्सेप्ट हमारे काम भी आने वाला है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखेंगे इसको। यस, चले भैया, अब बताओ, इतनी सी कहानी क्लियर है? एरर आ गई भाई? मेरी साइड से तो यार अभी कुछ आ नहीं रहा, इधर से सही जा रहा है, आप देखो। अभी देखिए भाई, इधर से तो सब सही जा रहा है, ये आपके एंड से ही दिक्कत होगी शायद, कोई अगर इश्यू आ रहा है तो मेरे लाडलो एक बार देखो आप। क्लियर है? एरर आ रही भाई, वो एक बार दोबारा से लॉगिन कर ले, वो आपकी साइड से, या अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर ले, वो आपकी साइड से दिक्कत हो रही होगी। मेरी साइड से मैंने चेक कर लिया, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, इधर से सब चीजें एकदम क्लियर है। यस, चलो भाई, अब कहानी है, ये काम तो मेल में हो गया, ये लीजिए। अब सवाल था सर फीमेल में क्या होगा? याद करो, हमने मान लिया ये अपने पास अंडाशय है, हमने बोला ये अपने पास अंडाशय है। याद करो, महिला में हर महीने अंडाशय से एक अंडा मुक्त होता है, महिलाओं में हर महीने अंडाशय से एक अंडा मुक्त होता है। तो हमने बोला यहां पर ये अपने पास हुआ अंडोत्सर्ग। जब अंडोत्सर्ग हुआ तो अपने पास आया, ये आया अपने पास उत्सर्जित अंडा। अब याद करो, इस उत्सर्जित अंडे को हम झालर के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करवाते हैं। बोला यस, तो हमने बोला उत्सर्जित अंडा, हमने बोला ये कहां गया? हमने बोला झालर की सहायता से। ये झालर की सहायता से कहां गया? फैलोपियन ट्यूब में गया। ये झालर की सहायता से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया। ये फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले कौन से भाग में गया? इनफंडिबुलम भाग में। अब याद करो, मैंने कहा था अंडा अगतिशील है, वो अपने आप गति नहीं कर सकता, तो उसको भी तो एम्पुला में लेके जाना पड़ेगा। बोला हां, तो एम्पुला में कौन लेके जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया पाए जाते हैं, वो सीलिया इसको धकेलने का काम करेंगे। फैलोपियन ट्यूब की भित्ति में पाई जानी पेशियों में कर्माकुंचन गतियां होगी। तो हमने बोला कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा और फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश किया। अब हमने बोला कि इस उत्सर्जित अंडे को फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचाया जाता है। ये लो, हमने बोला कि उत्सर्जित अंडे को फैलोपियन ट्यूब, एफटी का मतलब है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक ले जाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग तक ले जाया जाता है। अब कहानी देखो, सीन देखो, सीन पलटा, कहानी पलटी। क्या पलटा?
आप ये देखिए, यहां से तो स्पर्म था जो एम्पुला की तरफ दौड़ रहा था, यहां पे ये अंडा था, इसको भी एम्पुला की तरफ ले जाया जा रहा है। अब हमने बोला एक समय ऐसा आएगा जब स्पर्म एंड ओवा दोनों ही साथ साथ, एक समय ऐसा आएगा जब स्पर्म और ओवा ये दोनों ही साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में, ये दोनों ही साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंच जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच जाएंगे, एम्पुला में पहुंच जाएंगे। यस, पहले इतनी सी बात नोट कीजिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। यस यस, नोट किया तो बेटा आप साथ के साथ नोट कर रहा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट। यस, हमने बोला स्पर्म तथा अंडा दोनों एक ही समय फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंचते हैं। दोनों एक ही समय फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में पहुंचते हैं? एम्पुला भाग में पहुंचते हैं। स्पर्म और अंडा दोनों एक ही समय फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंचते हैं। बोला पहुंच गया। अब क्या हुआ? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, उसके बाद क्या हुआ। हमने बोला दोनों पहुंच गए, तो याद करो अंडे के सबसे बाहर क्या है। इस फोटो में देखो, हमने बोला अंडे के सबसे बाहर क्या है। आप कहोगे सर अंडे के सबसे बाहर तो कोरोना रेडिएटा है। अगर स्पर्म सबसे पहले पहुंचेगा तो किसके संपर्क में आएगा? अंडे के आवरण के संपर्क में आएगा, अंड आवरण के संपर्क में आएगा, कोरोना रेडिएटा के संपर्क में आएगा। और जो ही स्पर्म कोरोना रेडिएटा के संपर्क में आएगा, तुरंत के तुरंत एक्रोसोम की क्रिया क्या होगी? शुरू। और एक्रोसोम के एंजाइम इस कोरोना रेडिएटा को नष्ट कर देंगे, इसको घोल देंगे। तो हमने बोला हुआ क्या? ये लो, हमने बोला कि स्पर्म्स अंडावरण के संपर्क में आते हैं। स्पर्म किसके संपर्क में आया? हमने बोला जो स्पर्म थे वो अंडावरण के संपर्क में आए, और जब स्पर्म अंडावरण के संपर्क में आया तो उसकी वजह से क्या हुआ? हमने बोला जिससे एक्रोसोमल अभिक्रिया शुरू हुई। उसकी वजह से क्या हुआ? एक्रोसोमल अभिक्रिया शुरू हुई। और एक्रोसोमल अभिक्रिया में क्या काम करेंगे? एक्रोसोम के एंजाइम जो है वो कोरोना रेडिएटा को घोल देते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? हमने बोला परिणाम स्वरूप एक्रोसोम के एंजाइम कोरोना रेडिएटा को घोल देते हैं। कोरोना रेडिएटा खोल देते हैं। मतलब जो ही स्पर्म अंडे के संपर्क में आएगा तो एक्रोसोम के एंजाइम किसको घोल देंगे? कोरोना रेडिएटा को घोल देंगे। तो अब एक सवाल बड़ा फेमस सा आता है कि बताओ कोरोना रेडिएटा जो है वो कौन से भाग में नष्ट होती है?
तो आपका जवाब आएगा फैलोपियन ट्यूब में नष्ट होती है। फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में कोरोना रेडिएटा नष्ट होती है? जल्दी जवाब दो, पूछता है भारत। जल्दी जवाब दो, पूछता है भारत। यस, यस, एम्पुला में। तो हमने बोला कि कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा को एम्पुला में नष्ट किया जाता है। इसको एम्पुला भाग में नष्ट किया जाता है, इसको एम्पुला भाग में नष्ट किया जाता है। तो अब देखो, कोरोना रेडिएटा नष्ट हो गई, उसके बाद क्या हुआ भैया? कोरोना रेडिएटा हट गई, उसके बाद आई जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा में एक जगह थी जहां से स्पर्म अंडे से जुड़ रहा था। उस जगह का नाम बताइए, उस जगह का नाम बताइए, उस जगह का नाम बताइए। यस, जल्दी से उस जगह का नाम बताइए, जल्दी से उस जगह का नाम बताइए। यस, कि फिर क्या हुआ? ZP3 रीजन। वाह, वेरी गुड। वो कोरोना रेडिएटा के ZP3 रीजन से जुड़ता है और उसे घोल देता है, और उसे घोल देता है। तो ZP3 रीजन से जुड़ेगा, उसके संपर्क में आएगा और उसको क्या कर देगा? घोल देगा। तो हमने बोला एक स्पर्म जोना पेलुसिडा के ZP3 क्षेत्र से जुड़ता है, मतलब ZP3 क्षेत्र को घोलता है। बेटा, जो ही ZP3 क्षेत्र से स्पर्म जुड़ेगा वो उसको घोलेगा। इसके घोलते ही क्या होगा? इसके घोलते ही अंडे की प्लाज्मा झिल्ली जो थी, उस प्लाज्मा झिल्ली में क्या आएगा? परिवर्तन। इतनी सी बात को नोट कीजिए, जो ही घोलेगा तो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली जो थी, उस प्लाज्मा झिल्ली में क्या आएगा? परिवर्तन। प्लाज्मा झिल्ली में क्या आएगा? परिवर्तन। जल्दी बोला गुरुजी, नोट हुआ। अब क्या हुआ? अब ZP3 रीजन को घोलते ही क्या हुआ? जो ही ZP3 रीजन घुला, अंडे की प्लाज्मा झिल्ली जो थी, उस प्लाज्मा झिल्ली में क्या हुआ? परिवर्तन। ये लीजिए, अंडे की प्लाज्मा झिल्ली में, अंडे की प्लाज्मा झिल्ली में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन से क्या हुआ बेटा? वो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन से यह हुआ कि प्लाज्मा झिल्ली की Na+ के लिए पारगम्यता बढ़ जाती है। तो परिवर्तन क्या हुआ? हमने बोला प्लाज्मा झिल्ली की Na+ के लिए पारगम्यता बढ़ जाती है।
प्लाज्मा झिल्ली की Na+ के लिए पारगम्यता क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब प्लाज्मा झिल्ली की Na+ के लिए पारगम्यता बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? Na+ जो थे वो बाहर से अंदर प्रवेश करेंगे, बाहर से अंदर Na+ जाएंगे, दैट इज उसको बोलते हैं इनफ्लक्स। तो हमने बोला कि प्लाज्मा झिल्ली का विध्रुवण होता है तो Na+ के अंदर प्रवेश करने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विध्रुवण हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है? विध्रुवण हो जाता है। अब आप मेरे को बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विध्रुवण हो जाता है, याद करो कहीं आपने पढ़ा था न्यूरॉन का विध्रुवण होना। न्यूरॉन का भी तो विध्रुवण Na+ अंदर जाने के कारण हुआ था। क्या तुम्हें याद है? जल्दी बोलो, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? जल्दी बोलो, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें याद है। तो याद करो, जब विध्रुवण हो गया था तो विध्रुवण के बाद अगर कोई उद्दीपन आ रहा था तो क्या न्यूरॉन उसे ग्रहण कर रही थी? आप कहोगे ना। न्यूरॉन कह रही थी कि विध्रुवण अवस्था वो अवस्था थी जब मैं किसी आवेग का संचरण कर रही हूं, जब तक मैं दोबारा से विश्राम अवस्था में नहीं जाऊंगी तब तक दूसरे उद्दीपन को ग्रहण नहीं कर सकती। तो इस अंडे की झिल्ली की भी यही कहानी है। इसका हो गया विध्रुवण, और विध्रुवण होते याद करो मैंने कहा था कई सारे स्पर्म आते हैं लेकिन एक ही स्पर्म प्रवेश कर पाता है। जो पहला स्पर्म यहां पे संपर्क में आ गया, जो ही वो संपर्क में आ गया दूसरा स्पर्म आके संपर्क में आने की कोशिश करेगा तो ये झिल्ली कह देगी सॉरी, इश्क दी गली विच नो एंट्री भाई, नो एंट्री। बोला क्यों? तो कह देगी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो भाई साहब रास्ता बंद हुआ। बोला हाँ। तो सबसे पहला आसान तरीका क्या था कि जब भी वो आया कहेगा वुड बी माई छमक छल्लो, तो कहते सॉरी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। हाँ कि ना? तो जब भी बोले कि बताओ पॉलीस्पर्मी को एक से ज्यादा स्पर्म के प्रवेश को रोकने के लिए फास्ट तरीका कौन सा था? बोला फास्ट तरीका था कि झिल्ली का विध्रुवण करा दो, एक तरह से इसकी सगाई करवा दो। सगाई करवा दोगे तो कह देगी सॉरी आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, यार सगाई हो चुकी है। तो वो जो बुरी बुरी आत्माएं थी ना वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो तभी होगा जब ब्याह हो जाएगा, उससे पहले कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में तो काम हो गया। हाँ जल्दबाजी का जुगाड़ तो हो गया। अरे बोल दो यार, हो गया कि नहीं हो गया? बोला हाँ सर बिल्कुल, जल्दबाजी का कार्यक्रम तो हो गया। एक बार तो पीछा छूट गया। जल्दबाजी में तो व्यवस्था हो गई कि सगाई होगी, भाई आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, भाई सब पीछा छूट गया। जो बुरी आत्माएं थी वो थोड़ी दूर हो जाएगी। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा? जब दिखेगा कि भाई साहब जिस प्लॉट को तुम खरीदने का प्लान कर रहे हो उस पे ऑलरेडी मकान बन चुके हैं, तब जाके प्रॉब्लम का समाधान होगा। तो इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसको अपन बोलते हैं फास्ट मतलब तीव्र, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी की एक से ज्यादा स्पर्म के प्रवेश को रोकने के लिए बहुत तेजी में क्या किया जाता है? बोला सबसे पहला था कि भाई साहब क्या हो गया? झिल्ली का विध्रुवण हो गया। झिल्ली का क्या हो गया? विध्रुवण हो गया। इस विध्रुवण ने कह दिया कि भाई सगाई हो गई, बस अब बुरी आत्माओं से दूर रहना है। बोला साहब ठीक है। तो जल्दबाजी का जुगाड़ तो हो गया, अब क्या करें? हमने बोला अब परमानेंट रास्ता नहीं है। परमानेंट तो पीछा कब छूटेगा? बोला मैं परमानेंट रास्ता ढूंढना पड़ेगा। परमानेंट रास्ता क्या ढूंढे? अब बोला कि भैया इतना सा काम हो गया और स्पर्म जो था वो अंडे के कोशिका द्रव में प्रवेश कर गया।
तो हमने बोला स्पर्म जो था, स्पर्म के अंडे के कोशिका द्रव्य में प्रवेश के बाद स्पर्म के अंडे के कोशिका द्रव में प्रवेश के बाद, जो ही स्पर्म अंडे के कोशिका द्रव में प्रवेश करा, उसके बाद क्या हुआ? बोला भैया सगाई तो हो गई, अब भाई जल्दी से शादी कर दो, है ना। अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब यह था कि अब झिल्ली की कैल्शियम आयन के लिए पारगम्यता बढ़ेगी और बाहर से कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करेंगे। तो हमने बोला बाद क्या होता है? हमने बोला कैल्शियम +2 आयन का इनफ्लक्स होता है। हमने बोला कौन से आयन का इनफ्लक्स होता है? हमने बोला कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं, उनका इनफ्लक्स होता है। और जो ही कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करेंगे तो इनसे क्या हुआ? हमने बोला जिससे इसके कारण क्या हुआ? कोर्टिकल अभिक्रिया प्रारंभ हुई। कोर्टिकल अभिक्रिया शुरू हुई। हमने बोला कौन सी अभिक्रिया? हमने बोला भाई कोर्टिकल अभिक्रिया जो है वो कोर्टिकल अभिक्रिया शुरू हुई। हमने बोला कि कोर्टिकल अभिक्रिया शुरू हुई, कोर्टिकल अभिक्रिया शुरू हुई, कोर्टिकल अभिक्रिया शुरू हुई। यस। अब पूछेगा सर इस कोर्टिकल अभिक्रिया शुरू होती है, इस कोर्टिकल अभिक्रिया में क्या होता है? भाई परमानेंट इलाज किया जाता है कि पक्का इलाज, परमानेंट इलाज करना है कि कभी भी कोई दूसरा स्पर्म प्रवेश न कर सके, क्योंकि ये तो फास्ट जल्दबाजी में करा गया काम था, तुरंत के तुरंत जवाब देना था, तो इसलिए जल्दबाजी में सगाई कर दी। बोला पीछा छूटे। अब जल्दी से इसके बाद परमानेंट इलाज करना है, तो परमानेंट इलाज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इतनी सी बात को नोट कीजिए, आप इतनी सी बात को नोट कीजिए, इतनी सी बात को नोट कीजिए। यस, आप इतनी सी बात को नोट कीजिए। यस। बोला गुरुजी नोट कर लिया। अब हम परमानेंट इलाज की तरफ बढ़ रहे हैं। परमानेंट इलाज क्या होना चाहिए? सुनो, परमानेंट इलाज क्या होगा? हमने बोला कोर्टिकल अभिक्रिया शुरू हुई, और कोर्टिकल अभिक्रिया में क्या होता है कि अंडे के कोशिका द्रव में जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं उनका बहिक्षेपण होता है। तो मैंने बोला इसकी वजह से क्या हुआ? हमने बोला कोर्टिकल कणों का बहिक्षेपण हुआ। बहिक्षेपण हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ। जब कोर्टिकल कण बाहर आए तो उन कोर्टिकल कणों ने दो काम किया। उनकी वजह से क्या हुआ? दो काम हुआ। जिससे क्या हुआ? दो काम हुआ। पहला तो याद करो, जोना पेल्यूसिडा का ZP3 भाग तोड़ दिया था स्पर्म ने। बोला सबसे पहला काम तो उस ZP3 भाग को रिपेयर करो, उसे पुनः सही करो। तो हमने बोला जिससे क्या हुआ? हमने बोला ZP3 क्षेत्र को रिपेयर किया या मैं कह दूं बंद किया। जो पहले खुला हुआ था, टूटा हुआ था, उसको बंद किया, ब्लॉक किया। एंड दूसरा क्या काम किया? उसने एक और पतली सी परत बना दी पेरीविटिलाइन स्पेस में। तो हमने बोला कि पेरीविटिलाइन अवकाश में एक पतली सी परत बनाई जिसको बोलते हैं निषेचन कला। में निषेचन कला का निर्माण हुआ।
ये दो काम यहां पर हो गए। ये दो काम यहां पर हो गए। मतलब अब जो थोड़े बहुत चांस थे कि भाई कोई दूसरा स्पर्म प्रवेश कर सकता है, वो सारे रास्ते बंद हो गए। मतलब अब तो भाई साहब वो ब्याह वाला कार्यक्रम हो चुका है, और इसी को अपन बोलते हैं स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो ध्यान रखना, एक से ज्यादा स्पर्म के प्रवेश को रोकने के लिए दो बैरियर थे। सबसे पहला स्लो ब्लॉक में क्या हुआ था, प्लाज्मा झिल्ली का विध्रुवण हुआ था, और फास्ट ब्लॉक, उसमें प्लाज्मा झिल्ली का विध्रुवण हुआ था। और दूसरा मेरे पास है स्लो ब्लॉक में क्या किया गया, निषेचन कला का निर्माण किया गया, और साथ ही साथ ZP3 क्षेत्र जो टूटा हुआ था उसको रिपेयर कर दिया गया। बोला साहब ठीक है। यस, इतना काम हो चुका है। बोला हां, लेकिन अभी तक जाइगोट नहीं बना है। तो अब जाइगोट कैसे बनेगा? याद करो, मनुष्य में पूरा का पूरा स्पर्म जो था वो अंडे में प्रवेश करता है। तो इसके बाद क्या हुआ? हमने बोला जब पूरा स्पर्म सेकेंडरी oocyte में प्रवेश कर जाता है, कह रहा जब पूरा का पूरा स्पर्म ही सेकेंडरी oocyte में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है? याद करो, जो ओव्यूलेटेड एग था, सेकेंडरी oocyte थी, उसमें मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ था। मियोसिस सेकंड कहां रुका हुआ था? मेटाफेज सेकंड में। तो क्या हुआ? हमने बोला सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड पुनः शुरू होता है। हमने बोला सेकेंडरी oocyte जो थी उसमें मियोसिस सेकंड जो था वो मियोसिस सेकंड पुनः शुरू होता है। कैसे शुरू होगा? जब हमने बोला पूरा का पूरा स्पर्म सेकेंडरी oocyte में प्रवेश कर जाएगा, तब शुरू होगा। इतनी सी बात को नोट करना, अगले 5 मिनट में निषेचन खत्म होने वाला है। यस, अब ये बातें वही है जो रिपीट होने वाली बातें कि जब मैंने बताई थी ना oogenesis में कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड शुरू होगा, सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा, वो पूरी की पूरी कहानी आने वाली है बेटा यहां पे। यस, वो पूरी पूरी कहानी रिपीट होने वाली है, उसी का अपन रिवीजन करने वाले हैं। यहां पर दो टर्म नहीं आई थी, वो तो यही आई थी, स्लो ब्लॉक एंड फास्ट ब्लॉक वाली। ये दो टर्म नहीं आई थी, इनको पक्का याद कर लेना, ये सीधा सवाल पूछा जाता है। डन है ना। अब पहले की तरह रिवीजन शुरू होगा, बड़े ध्यान से देखना। बोला गुरुजी क्या? भाई आप मान लो कि अपने पास ये जो दिखाई दे रही है सेकेंडरी oocyte है, अपने पास ये जो मेरे पास दिखाई दे रही है ये सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte का केंद्रक है। इसके अंदर हमने बोला पूरा का पूरा स्पर्म आ गया। ये अपने को दिखाई दे रहा है, ये स्पर्म है। ये यहां पर इसके चारों तरफ ये जोना पेलुसिडा है, ये लो, ये मेरे पास जोना पेलुसिडा है, ये लो। जोना पेलुसिडा को शॉर्ट में लिख दिया ZP। ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है सेकेंडरी oocyte। अब बताओ, इसमें सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड जो था वो शुरू हुआ, तो यहां पे हमने बोला अगर मियोसिस सेकंड पूर्ण हुआ तो कितने प्रकार की कोशिकाएं बनेगी? आपका जवाब होगा 2 प्रकार की। हमने बोला मियोसिस सेकंड पूर्ण हुआ। आप बताओ, मियोसिस सेकंड पूर्ण होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी? आप कहोगे यस सर 2 बनेगी। 2 कौन सी बनेगी? हमने बोला एक तो छोटे आकार की कोशिका, ये लो,
एक अपने पास बनी बड़े आकार की कोशिका, ये बड़े आकार की कोशिका, और इस बड़े आकार की कोशिका में ये रहा केंद्रक, ये रहा इसके अंदर पड़ा हुआ स्पर्म, ये रही इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा, दूसरी स्ट्रक्चर ये हमने बोला ये दो संरचनाएं बनी। ये जो संरचना बनी इसे हमने बोल दिया सेकंड पोलर बॉडी, इसको हमने बोल दिया सेकंड पोलर बॉडी। और ये जो संरचना बनी इसे हमने बोल दिया ओटिड, या मैं कहूं परिपक्व अंडा। याद रखना ये सेकंड पोलर बॉडी जो है इसका आकार कैसा होता है, हमने बोला इसका आकार जो होता है वो आकार होता है छोटा, जबकि यहां पर ये परिपक्व अंडा जो है अगर यहां पे पूछोगे तो इसका आकार जो होता है वो आकार अपने पास होता है, वो होता है बड़ा। बोला गुरुजी ठीक है। अब बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना, सवाल था कि सर इस सेकंड पोलर बॉडी का क्या हुआ, हमने बोला ये सेकंड पोलर बॉडी थी ये अपने पास होगी, नष्ट हो गई। ये सेकंड पोलर बॉडी थी ये तो नष्ट हो गई। अब इसका क्या हुआ बेटा, ये ओटिड था, देखो इसी के अंदर इधर ही आपको दिखाई दे रहा है स्पर्म। बोला हां, तो अभी हुआ क्या हुआ, ये मेरे लाडले हुआ मेरे लाडले ये कि ये जो स्पर्म था इस स्पर्म का केंद्रक और ओटिड का केंद्रक का आपस में होता है संलयन। ये परिपक्व अंडे तथा स्पर्म के केंद्रक का संलयन होता है। तो हमने बोला परिपक्व अंडे तथा स्पर्म के केंद्रक का संलयन होता है, केंद्रक का संलयन होता है। संलयन होता है। अरे जब इनका संलयन होगा तो किसका निर्माण होगा, हमने बोला इसके संलयन से निर्माण होता है, वो निर्माण होता है द्विगुणित जाइगोट का। इसके संलयन से निर्माण होता है, वो निर्माण होता है द्विगुणित जाइगोट का, द्विगुणित जाइगोट का। ये अपने पास बन गया, ये बन गया जाइगोट, जो कैसा है 2n है और एक कोशिकीय है। ये बन गया अपने पास जाइगोट जो 2n है और एक कोशिकीय है। तो याद रखना जाइगोट कब बनेगा, आप याद रखना पहले पूरा स्पर्म अंडे में प्रवेश करेगा, जब स्पर्म प्रवेश करेगा तभी मियोसिस सेकंड दोबारा से शुरू होगा, रुका हुआ वो पूर्ण होगा, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। हमने यही तो कहा था, जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई तो हमने कह दिया अब जाके निषेचन संपन्न हुआ, निषेचन संपन्न हुआ, निषेचन संपन्न हुआ, संपन्न हुआ, निषेचन संपन्न हुआ, निषेचन संपन्न हो। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया निषेचन है। स्पर्म और अंडा दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, वो नहीं था निषेचन। जब ये काम पूरा हो गया तब जाके हमने कहा निषेचन पूरा हुआ, क्योंकि निषेचन पूरा तभी माना जाएगा जब जाइगोट होगा, जाइगोट बनेगा, उसका निर्माण होगा, तभी स्पर्म, जभी निषेचन होगा, तभी निषेचन होगा, तभी निषेचन होगा। इतनी सी बात एक बार नोट कर लीजिए, इतनी सी बात एक बार नोट कर लीजिए, इतनी सी बात एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सारा पार्टी चाहिए, अरे पार्टी अभी अभी तो भाई क्या बात कर रहे हैं यार, अभी तो और कहानी होगी। हां अभी तो ये पता ही नहीं चला है कि निषेचन हो गया कि नहीं हो गया, बस ये कहानी होगी। अभी पार्टी भी देंगे जब घर में एक नया मेहमान आएगा कि बधाई हो, राशन कार्ड में एक और नाम जुड़ गया, तब देंगे बधाई। अभी तो दिल थाम के बैठो यार, यस अभी तो दिल थाम के बैठो, यस।
अब बड़े ध्यान से देखना, सवाल दो है। पहला सवाल, सर ये पूरा का पूरा शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर गया था? हमने कहा हां। आप बताओ शुक्राणु की कौन कौन सी ऐसी संरचना थी जो कि अंडे के अंदर बनी रही, और कौन कौन सी ऐसी संरचना थी जो कि अंडे के अंदर जाते ही क्या होगी, नष्ट हो गई। आप उनके बारे में क्या थोड़ा सा आइडिया दे दोगे? हमने कहा बिल्कुल दे देंगे। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा, मैं वो कुछ पॉइंट लिख देता हूं। हमने बोला कि शुक्राणु के केंद्रक, समीपस्थ सेंट्रियोल, शुक्राणु के केंद्रक, समीपस्थ सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, को छोड़कर शेष सभी संरचनाएं अंडे के साइटोप्लाज्म में घुल जाती है। पहली बात। दूसरी बात कहेगा सर निषेचन तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में हो गया। अब आपने बताया था भ्रूण का आरोपण जो होता है वो गर्भाशय में होता है। हमने कहा आरोपण कब होगा? बेटा निषेचन के 7वें या 8वें दिन क्या होता है? आरोपण। तो हमने बोला निषेचन के 7th या 8th डे पर आरोपण होता है। पहली बात। अब वो पूछेगा बताओ कोरोना रेडिएटा कहां पर नष्ट हुई थी? यस, जल्दी बोलो, कोरोना रेडिएटा कहां पर नष्ट होती है? तो हमने बोला कोरोना, जल्दी बोलो, रेडिएटा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में निषेचन के समय ही नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है। बोला हां। पूछेगा लेकिन गुरुजी, हमने कहा हां, आपने तो बनाया ये जाइगोट है, और जाइगोट के ऊपर हमें ये जो परत दिखाई दे रही है ये जोना पेलुसिडा दिखाई दे रही है। हमने कहा यस, ये जोना पेलुसिडा कब नष्ट होगी और कहां पर नष्ट होगी? बड़े ध्यान से देखना कि ये जोना पेलुसिडा है, ये तो निषेचन के बाद भी है, ये कब नष्ट होगी और कहां पर नष्ट होगी? तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना मेरे बच्चे, ये जोना पेलुसिडा है, ये गर्भाशय में आरोपण से पहले नष्ट होती है। तो हमने क्या कहा कि जोना पेलुसिडा गर्भाशय में आरोपण से तुरंत पहले नष्ट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा जाएगा कि ऐसा क्या गुनाह किया कि मर गए, हाय मर गए हम तेरी मोहब्बत में। सर ये तो खतरनाक गाना गा दिया आपने। हाँ भैया, खतरनाक गाना गा दिया कि सर ऐसी क्या वजह थी कि ये जोना पेलुसिडा जो थी ये भी फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला भाग में निषेचन के समय ही नष्ट हो जाती। ये वहां पर नष्ट क्यों नहीं हुई? और अगर वहां पर नष्ट हो जाती तो क्या होता गुरुदेव बताए, प्रभु बताए क्या होता?
अरे बालक, अभी बताते हैं, पहले इतनी सी बात नोट करो, और अगर सवाल पसंद आ गया हो तो, हां सवाल पसंद आ गया हो तो, है ना, और कोई पसंद आए नहीं आए भाड़ में जाए, सवाल पसंद आ गया हो तो एक बार स्क्रीन पे आग लगाने का मांगता है, एक बार स्क्रीन पे आग लगाने का मांगता है। ये मत कह देना कि गुरुजी अगर तुम कबूल हो तो तुम्हारी हर बात कबूल है, तुम्हारे सवाल भी कबूल है, तुम्हारे जवाब भी कबूल है, तुम्हारी डांट फटकार भी कबूल है ना भाई साहब। वो डायलॉग मार देना फिल्मों वाला। ये जो कहानी पढ़ी बेटा, उससे कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आ रहे हैं। यस, अब एक सवाल देखो, मेरा जवाब यहीं पे है। मैंने बोला जोना पेलिसिडा जो है वो गर्भाशय में आरोपण से तुरंत पहले नष्ट हुई, मतलब जो ही जोना पेलिसिडा नष्ट हुई वहीं पे जाके वो भ्रूण जो था वो चिपक गया, उसका आरोपण हो गया। इसका मतलब यही तो निकला। बोलो हाँ हाँ रे हाँ हाँ रे हाँ रे हाँ, जल्दी बोलो हाँ हाँ रे हाँ हाँ रे हाँ हाँ रे हाँ, जल्दी बोलो। यस, बोला हाँ गुरुजी, बिल्कुल यही बात मिली। तो इसका मतलब अगर ये भी निषेचन के समय ही वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में नष्ट हो जाती तो वो जो भ्रूण जो था, जो निषेचित अंडा था, उसका आरोपण कहां हो जाता? फैलोपियन ट्यूब में ही आरोपण हो जाता। नॉर्मली आरोपण कहां होता है? गर्भाशय में। और अगर गर्भाशय के अलावा किसी भाग में आरोपण होता है तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जब भी पूछे कि बताओ ये क्या काम करती है, तो हमने बोला ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। और सवाल सीधा था गुरुजी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका मतलब क्या होता है? हमने बोला एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सीधा मतलब है गर्भाशय के अलावा किसी स्थान पर भ्रूण का आरोपण। गर्भाशय के अलावा किसी स्थान पर भ्रूण का आरोपण होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसी को अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। इतनी सी बात अगर कहते हो सर दिमाग में छप गई, इतनी सी बात अगर कहते हो दिमाग में छप गई, दिल में उतर गई, मस्त मस्त 2 नैनों में चमक गई, तो फिर कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो कि रसगुल्ला आर्मी सुन ले कान खोल के मेरी बात। रसगुल्ला आर्मी से कह दे कि कान खोल के सुन ले मेरी बात, कि अगर तलाश करेगी तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करेगी तो कोई मिल जाएगा, पर हमारी तरह कौन तुझे चाहेगा? पर हमारी तरह कौन तुझे चाहेगा? माना कमी नहीं तुझे चाहने वालों की, पर हमारी जगह कौन ले पाएगा? कौन ले पाएगा? कौन ले पाएगा? और स्क्रीन पर दिल निकाल के फेंक दो, दिल निकाल के फेंक दो, दिल निकाल के फेंक दो, दिल निकाल के फेंक दो। यस, स्क्रीन पर दिल निकाल के फेंक दो। यहीं पे आज का लेक्चर भी खत्म। जी हां, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। यहीं पे लेक्चर भी खत्म, फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म। अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे मेरे लाडलों से, वो करेंगे रसगुल्लों की अदालत के बारे में। तो स्क्रीन पे दिल की झड़ी लग जानी चाहिए, पूरे भारत से भरपूर प्यार मिलना चाहिए कि यार सर गजब का कॉन्सेप्ट सीखा, और एकदम लेक्चर में भी मजा आ गया, एकदम बवंडर बवंडर। ऐसा लगा कि आप एक नए ही अंदाज में है ना, और शायरी भी हमारी बवंडर लगी, है ना।
हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एनिवर्सरी जा चुकी है भाई साहब 12 तारीख को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बताओ उसकी शायरी वगैरह वो जो मैंने बोली थी वो अगर सही सही लगी हो तो उसकी तारीफ आप कर सकते हो, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो शायरी लिखी थी, पूरा 1 घंटा खराब किया था वो वर्ड्स जोड़ने में, वो लाइन्स इकट्ठा करने में, है ना, बहुत सोच समझ के, है ना, कॉपीराइट का भी ध्यान रखते हुए। यस, तो वो बता दो कि भाई साहब वो अंदाज पसंद आया, वो वर्ड्स पसंद आए, तो उसके लिए तुम भरपूर बड़ाई कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तुम भरपूर बड़ाई कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यस, गजब थी सर, सर बहुत बहुत गजब थी, लेकिन सर एक बार और सुनाओ, सर एक बार और सुनाओ, एक बार और सुना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे लाडले। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, वो सुना देंगे, एक बार और सुना देंगे, सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए, बता देते हैं। अर्ज किया है, मेरी दुआ भी तुम हो, मेरा नसीब भी तुम हो, मेरी दुआ भी तुम हो, मेरा नसीब भी तुम हो, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े भी तुम हो, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े भी तुम हो, कई बार बिखर चुकी थी मेरी जिंदगी, उसे संजोने वाले भी तुम हो। हां, तुम हो। काट रहा था अपनी जिंदगी इस उजड़ी हुई सी दुनिया में, मेरा हाथ थाम कर मेरी दुनिया में खुशियों के रंग भरने वाले बस तुम ही हो, बस तुम ही हो, हां तुम ही हो। तो एक बड़ी प्यारी सी शायरी लिखी थी, बड़ी ध्यान से, बड़ी शिद्दत से, है ना। बाकी तो इसका पूरा वर्जन आप देख सकते हैं, बड़ी मेहनत करी थी भाई साहब, है ना। मैंने कहा कि भाई साहब पत्नी को ये एक दिन खुश रखोगे तो साल के 364 दिन आपके सुकून से गुजर जाएंगे, है ना। नहीं तो पता नहीं कब उनके अंदर की दुर्गा जाग जाए, और जो ही दुर्गा माता, काली माता जाग जाएगी तो फिर बेचारे प्राणी का जीवन खतरे में होता है। आप समझ सकते हो ये दुख दर्द। ये बात अपने तक ही, घर तक मत पहुंचा देना कि बाद में सर ऐसे कह रहे थे, है ना। नहीं तो भाई साहब कभी भी बेलन किधर से भी आ सकता है, बेचारे मास्टर का सत्यानाश कर दोगे तुम, है ना। ये तो मैंने तुमसे दिल का हाल बता दिया अपना। चलो आ जाओ रसगुल्लों की अदालत में, आ जाओ रसगुल्लों की अदालत में, आ जाओ। यस, भाई जल्दी से सवाल लगा दीजिए मेरे लाडले। स्क्रीन पे बड़ा प्यारा सा सवाल आपकी पे दिखाई दे रहा है। यस, फोड़ डालो, एकदम तबाही मचा दो। दिखना चाहिए पूरे भारत की जनता को कि रसगुल्ला आर्मी आ गई है। यस, जल्दी से बता दो। ये निषेचन क्या है? अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण। थर्ड 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 आंसर जाएगा, थर्ड थर्ड थर्ड। ओ भाई साहब 92% जनता का सही जवाब। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बेहतरीन, लाजवाब, बवंडर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इसी बात पे ये अगला सवाल संभालिएगा,
ये अगला सवाल संभालिएगा, बहुत बहुत आसान सवाल, ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और मुझे लगता है 100% जनता इसका आंसर देनी चाहिए। यस, क्योंकि इतना आसान सवाल ना तुमने कभी देखा होगा, ना जाना होगा, ना पहचाना होगा। जल्दी से जवाब दो। 100% लोगों का सही आंसर आ जाना चाहिए, इतना आसान सवाल है, ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल। ये कह रहा है स्तनधारियों में निषेचन का स्थल फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग। 93% जनता का सही जवाब। मतलब यार 7% लोग कहां गायब हो गए मेरे भाई, इतने आसान सवाल में लंका लगा दी यार, दिल तोड़ डाला मालिकों, क्या कर रहे हो आप लोग। जल्दी से बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। जल्दी से जवाब देना, जल्दी से जवाब देना इस खूबसूरत से सवाल का। ये लाइन एनसीईआरटी की थी, हमने वजह बता दी। ये कह रहा है सभी मैथुनों का परिणाम स्वरूप निषेचन या गर्भधारण क्यों नहीं होता? क्योंकि निषेचन तो एक संयोगवश आने वाली घटना है। जब स्पर्म और अंडा एक ही समय पर एम्पुला में पहुंचेंगे तभी निषेचन होगा। अगर वो एक ही समय पे एम्पुला में नहीं पहुंचे, मिल नहीं पाए, तो निषेचन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उत्तर गया थर्ड, 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 उत्तर गया थर्ड। ओ भाई साहब, 90% जनता का सही जवाब। क्या बात, क्या बात, क्या बात, एकदम बवंडर, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। और ये रहा, ये बेटा फास्ट ब्लॉक पूछ रहा है, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के बारे में, कि फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कैसे होता है। तीव्र रोधन विधि, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कैसे होता है। यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तीव्र रोधन लिख रखा है बेटा, लिख रखा है, उसके ब्रैकेट में लिख रखा है क्यों हुआ था। यस, लिख रखा है, जहां पे लिख रखा है नोटबुक खोलोगे तो ही जवाब मिल जाएगा। यस,
तो जनता, हमने बोला था फास्ट ब्लॉक के लिए क्या करी थी, सगाई करवाई थी। मतलब झिल्ली का विध्रुवण करवा दिया था। जब विध्रुवण होता है तो झिल्ली के विभव में क्या आता है, परिवर्तन, क्योंकि Na+ अंदर गया था तो झिल्ली का क्या हो गया था, विध्रुवण हो गया था। यही तो था फास्ट ब्लॉक, यही तो था फास्ट ब्लॉक, यही तो था फास्ट ब्लॉक। तो उत्तर गया 4, उत्तर गया 4, उत्तर गया 4। केवल 43% जनता का सही जवाब, 43% जनता का सही जवाब। ये देखो लोग कितने पढ़ लिखे कर, जोना पेलुसिडा की शुक्राणु नाशक क्रिया, कि जोना पेलुसिडा है वो शुक्राणुओं को मार देती है। ये किसने पढ़ा दिया भैया? जोना पेलुसिडा शुक्राणुओं क्यों मारेगी? उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं, मतलब है नहीं, मन में है जो ही। वर्ड का मतलब नहीं समझ रहे। शुक्राणु नाशक का मतलब है कि शुक्राणु को नष्ट करने वाली क्रिया। भाई जोना पेलुसिडा शुक्राणु को कहां नष्ट कर रही है? हमें तो कहीं नहीं पढ़ा पूरे चैप्टर में ऐसा। अपने मन से ही नई बायोलॉजी बना रहे हो, और अगर ये नई बायोलॉजी तुम पर ही अप्लाई हो गई तो सारी जिंदगी झंड हो जाएगी मेरे भाई। तो ऐसी नई बायोलॉजी मत बनाओ, जो चल रहा है वही चलने दो, है ना भाई। सब नई बायोलॉजी बना दी लोगों ने अपनी मर्जी से ही, अपने मन से ही, बिना टांग पूंछ की बातें करके। यस, अब बारी है आज के होमवर्क की, अब बारी है आज के होमवर्क की। हम जल्दी से आपको आज का होमवर्क दे देते हैं। यस, हम जल्दी से आपको आज का होमवर्क दे देते हैं। यस, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में कहां तक का कार्य किया जा सकता है? 115। बेटा यहां पर आप लगा सकते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में 100 से लेके 115 तक के सवाल लगा सकते हैं। उसके साथ ही साथ डीपीपी लगाओ। होपफुली अगले लेक्चर में ये चैप्टर जो है ये लगभग खत्म हो जाएगा। उससे अगले लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे और नया चैप्टर शुरू भी कर देंगे, नया चैप्टर शुरू भी कर देंगे। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर होता है खत्म। और अगर ये कहते हो सर आज के लेक्चर में भरपूर मजा आ गया, हर कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, खूब मस्ती भी रही और दिल एकदम गार्डन हो गया, तो लिख देना भाई बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर, और भरपूर प्यार देते रहना ताकि इसी जोश और जुनून के साथ हम लोग पढ़ाई करते रहें और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है मेरे लाडलिए, ठीक है मेरे लाडले। तो मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय रसगुल्ला आर्मी। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद।